Good morning, audience. Happy Diwali to all. My name is एकता भोजवानी. आज हम मिलेंगे मिस्टर दिनेश भोजवानी से, जो लोग दिवाली के पर्व पर दियों की रोशनी की तरह चमकना चाहते हैं, वो अंधेरे से कैसे बाहर आएं. आज हम मिस्टर दिनेश भोजवानी से मिलते हैं. हेलो मिस्टर दिनेश भोजवानी, हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. जो हमने फर्स्ट सीरीज़ की थी उसमें काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स के कुछ सवाल हैं जो हम आज आपसे पूछना चाहेंगे. तो हियर इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन. आपने बिजनेस ओनर्स को मैसेज दिया था कि वो इन्वेस्ट करें, अपने आप को पे करें, बट वो बिजनेस में इतना बिजी हैं कि वो इतना अर्न नहीं कर पाते कि वो इन्वेस्ट कर सके. तो आप इस दिवाली पे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन एकता जी. हर बिजनेस ओनर्स के लिए चैलेंज होता है क्योंकि वो अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं, इतना कंपटीशन है, उनको पता ही नहीं चलता है. और जैसे ही पैसों का मैनेजमेंट नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है. तो लोग गलती कहाँ पे करते हैं? एक बिजनेस ओनर्स वो जो भी इनकम करता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इनकम में से एक्सपेंस करता है और जो अमाउंट उसके पास बचता है उसमें से इन्वेस्टमेंट करता है. पर वैसा कभी नहीं हो पाता. फॉर एन एग्जाम्पल, एक बिजनेस ओनर्स का इनकम 10 लाख रुपए महीना है और उसको 2 लाख सेव करने हैं, तो वो क्या करता है, जब एक्सपेंस करता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरा एक्सपेंस ही 11 लाख रुपए है. तो वो पोजीशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैं बोलता हूँ उसका उल्टा करो. जैसे आप बिजनेस ओनर्स हो, आपका इनकम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसिप्लिन लाइए. पहले आप इन्वेस्ट कीजिए. मान लो कि आपका 10 लाख इनकम है तो 3 लाख पहले आप इन्वेस्ट कीजिए. जो 7 लाख रुपए बच रहा है उसमें से आप एक्सपेंस कीजिए. अभी होगा क्या कि शुरुआत में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. आपका डिसिप्लिन रहेगा तो आपका एक्सपेंस जो होगा वो 8.5 लाख रुपए होगा. तो 1.5 लाख जो माइनस हो रहा है उसका आप लोन लीजिए या आपके पास फंड है उसमें से मैनेज कीजिए. क्योंकि जैसे हम बिजनेस करते हैं तो हम बाहर से लोन लेते हैं, अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी एक बिजनेस है. तो जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट की डिसिप्लिन लाओगे तो 3-4 महीने में आपको पता चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और आपका एक्सपेंस काफ़ी कंट्रोल में है. ओके, वेरी गुड. सर, आप बताते हो कि बिजनेस ओनर कुछ नया करें, बट वो इतना फंसे हुए हैं कि वो कुछ बड़ा करने की सोच नहीं सकते. तो इस पे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एकता जी, बहुत चुन चुन के पब्लिक ने इस बार, ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछे हैं, बट अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. सो मेरा मानना है कि जो भी बिजनेस ओनर 8 घंटे काम करता है वो सिर्फ दाल रोटी निकालेगा. और जो बिजनेस ओनर 8 से 12 घंटे काम करता है वो लग्जूरियस लाइफ जिएगा. और जो बियॉन्ड 12 घंटे से 16 घंटे का काम करता है वो सब कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में. तो ये जो बिजनेस ओनर्स है वो कंफर्ट जोन में है. वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उनके पास कुछ नहीं बच रहा है और वो इतना एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि उनकी सोचने की ताकत खत्म हो चुकी है. तो उनको 8 से 12 घंटे में आना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, फिर वो आते हैं. फिर 12 से 16 घंटे उनको काम करना पड़ेगा. जब वो कर पाएंगे तब वो प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ वो लेवल का अर्निंग कर पाएंगे और वो लेवल का वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे. ओके. हेलो सर, मेरा नाम धैर्य भोजवानी है. आज मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा. मेरा पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है. इस दिवाली में फिनेंशियल फ्रीडम कैसे मिले? सो धैर्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. और जितनी आप में समझ है इतनी कम एज में उतना ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल धैर्य, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो आज जो हम मेहनत करते हैं उससे हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. 14-14 आवर्स हमें मेहनत करनी पड़ेगी. एक इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. तो जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, आज का दिन है दिवाली का, 2025 की दिवाली है. ऐसे ही कैलेंडर्स की डेट चेंज होगी, 2026 आएगा, 2027 आएगा, 2028 आएगा. बट आप अपने डिसिप्लिन पे अड़े रहे, अगर आप अपनी मेहनत पे अड़े रहे, तो आप देखोगे कि 2028 के बाद आपके लिए रोज दिवाली है. तो आपको मेहनत करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ओके सर, ये है मेरा दूसरा सवाल. आप म्यूचुअल फंड को इतना प्रमोट क्यों करते हो? सो मैं प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ऑडियंस को मैसेज यही देना चाहूँगा धैर्य, कि जो भी म्यूचुअल फंड है, आज जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की जर्नी ऐसी है कि आपने लैंड लिया है, आपने रियल एस्टेट लिया है, आपने इक्विटी लिया है, आपने बॉन्ड लिया है, आपने गोल्ड लिया है, और गलती से अगर आपने 10,000 की एसआईपी भी करवाई है,
15-20 साल पहले, तो आपको रियलाइज होगा कि वो पैसा इतना बढ़ चुका है, और आपको रियलाइज होगा कि काश वो मैं 2 लाख रुपए की एसआईपी करवाता तो मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे पहुंच जाता। तो इसकी इतनी बड़ी ताकत है कि आप खुद अपने पोर्टफोलियो में एनालिसिस कर सकते हो। तो उसमें प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रूवन है। और ये इन्वेस्टमेंट की पैटर्न इतनी अच्छी लेवल पे काम करती है, जो कंपाउंडिंग की इफेक्ट है, कि इसमें कुछ प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिनेश जी, आप लोगों को बताते हैं कि वो बिजी रहें, कुछ नया करें, तो ऐसा क्यों? सो जब भी एक बिजनेस ओनर या कोई भी इंडिविजुअल जब बिजी रहता है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता है। जैसे राइट। मैं समझता हूँ, एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें मैंने पाया कि बिजी तो चींटियाँ भी रहती है, बट जिसके ड्रीम है, जो क्रिएटिव वर्क कर रहा है, वो पूरा जब बिजनेस प्लान अपना बनाते हैं चार्ट पेपर पे, तो वो बिजी हो जाते हैं और वो बिजनेस में इतना आगे निकल जाते हैं। तो होता क्या है, उनका अर्निंग भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाता है, और साथ साथ में वो इन्वेस्टमेंट भी इतना अच्छा कर जाता है, तो उनका वेल्थ बढ़ता है। ओके। वेल्थ बढ़ते बढ़ते जब वो बिजी होते हैं, तो उनका हेल्थ भी अच्छा होता है। तो बिजी रहने के फायदे क्या है, आपकी हेल्थ भी बढ़ रहा है और आपका वेल्थ भी बढ़ रहा है। और उसका ऑपोजिट, अगर आप बिजी नहीं रहते तो आपका वेल्थ डे बाय डे कम होता जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर चली जाती है। इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइफ में बिजी रहिए। राइट, बहुत बढ़िया। आपका जो थॉट है बिजनेस ओनर्स के लिए कि गो टू अननोन, वो क्या है? सो गो टू अननोन स्ट्रेटजी ऐसा है, जो भी एक बिजनेस ओनर होता है, पर्टिकुलर अगर डोमेस्टिक लेवल पे कर रहा है, या जिस बिजनेस ओनर के पास अच्छे लेवल के ड्रीम है, तो जब वो चार्ट पेपर लेता है, 2-3 दिन कहीं अलग जगह पे चला जाता है, जब वो फ़ोन स्विच ऑफ रखता है, तो उसके माइंड में आइडिया आता है, जो कुदरत उसको देता है, जो यूनिवर्स उसको देती है। तो यूनिवर्स उसको अलाउ नहीं करता है कि वो एक सिटी में बिजनेस करे, उसको ग्रो होना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको मल्टीपल सिटीज में काम करना पड़ेगा। अगर वो डोमेस्टिक बिजनेस कर रहा है, तो उसको नेशनल लेवल पे करना पड़ेगा, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा, अलग अलग कंट्रीज में जाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, अलग अलग प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो जब वो अलग अलग जगहों पे जाता है, तो पूरा यूनिवर्स का प्लान होता है और वो उसका प्लान एग्जीक्यूट होते ही रहता है। तो जो गो टू अननोन की स्ट्रेटजी है, वो हर बिजनेस ओनर को फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो दिनेश जी, लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें? क्यों कोई एडवाइजर की हेल्प ले? धैर्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो जैसे इन्वेस्टमेंट हमने बताया था लास्ट सीरीज में, कि आपको एक एसेट स्ट्रक्चर करके और आपको इन्वेस्टमेंट करना है एज अ बिजनेस, मीन्स अलग कंपनी बना के। तो जब भी आप बिजनेस करते हो, आपके पास दो चॉइस होती है। एक इंडिविजुअल क्या करता है, ना स्टाफ में इन्वेस्टमेंट करता है, ना कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, ना अलग अलग जगहों पे बिजनेस करता है, वो सब कुछ अकेला करता है। तो क्या उसका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है। एक इंडिविजुअल होता है, बिजनेस ओनर होता है, मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस करता है, उसकी टीम साइज बड़ी होती है, मल्टीपल ऑफिसेज होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसका, जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसमें से एक कॉस्ट माइनस होता है, तो उसका नेट प्रॉफिट निकलता है। तो हमेशा वो प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। सेम इन्वेस्टमेंट भी है, अगर वो डायरेक्ट कर रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से ही कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कभी ग्रो नहीं होगा। बट वो कोई एडवाइजर रख रहा है, चाहे उसका फीस चार्ज कर रहा है, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट एज अ बिजनेस ग्रो होगा और काफ़ी अच्छे लेवल पे होगा। और मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है आपका पोर्टफोलियो 100-200 करोड़ तक बनाना, वेल्थ को मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास एडवाइजर होना चाहिए। आप अकेले नहीं कर पाओगे। जैसे आप बिजनेस में नहीं कर पाते हो, ऐसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपकी पोर्टफोलियो की जर्नी विदाउट एडवाइजर आप खुद मैनेज कर पाओ। ओके सर, वेरी नाइस। तो सर, म्यूचुअल फंड में आपकी यूनिट्स की स्ट्रैटेजी क्या है? यूनिट्स की स्ट्रेटजी दे रहे हो, बहुत इजी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज कोई भी एसआईपी कर रहा है, फॉर एन yes, sir. एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहा है, राइट? Okay. और एनएवी की प्राइस है 10 रुपीज, तो उसके यूनिट्स कितने हो रहे हैं? 10,000 यूनिट्स, राइट? तो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे 3-4 अच्छे अच्छे फंड वो ले रहा है, और एवरेज यूनिट की प्राइस है 20 रुपीज। तो अगर कोई इंडिविजुअल गोल बना रहा है फर्स्ट, कि 10 लाख यूनिट मुझे इकट्ठे करने हैं, तो उसका एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 2 करोड़ रुपए। अगर 10 लाख यूनिट है और एवरेज एनएवी है 20 रुपीज, 7-8 साल के बाद जब वो एनएवी ग्रो होके 100 रुपीज पहुंचती है,
तो उसका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से लेके हो जाता है 10 करोड़, तो अच्छे लेवल पे वेल्थ क्रिएट करता है। तो बजाय उसके कि कोई इन्वेस्टर फंड पे फोकस करे, उससे फार बेटर है उसके पास कोई एडवाइजर हो, ये यूनिट की स्ट्रेटजी है, उसके यूनिट्स पे फोकस करे। तो शुरुआत के जर्नी पे जब 10 लाख यूनिट्स होते हैं, उसके बाद वो गोल बना सकते हैं 1 करोड़ यूनिट्स पे। तो वो रातों रात तो कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे टाइम जाता है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे करोड़ों में वेल्थ बना सकता है। ओके सर। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एनआरआई हैं, उनके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप देना चाहेंगे? सो जो भी एनआरआई है उनका सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है मैम, कि उनका करेंसी काफ़ी हाई है। जैसे इंडियन रुपीस के मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यूएई दिरहम है, यूएस डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पाउंड है, तो इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको मैं स्ट्रेटजी दूंगा कि म्यूचुअल फंड से वो शुरुआत करें, जैसे एसआईपी करें। जब भी मार्केट गिर रहा है तो वो उसमें लमसम भी इन्वेस्ट करें, तो Okay. यूनिट्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो आज सपोज जो यूएस सिटीजन है जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 88 रुपीज़ डॉलर का प्राइस चल रहा है, तो अगर वो $1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो सीधा उसको 88 lakhs के म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। तो Okay. उनको रेगुलरली एसआईपी करना चाहिए और लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो होता है। ओके। और आपने बताया कि जैसे यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, पोर्चुगल, इन सब कंट्रीज़ के लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ही क्यों बेस्ट है? सो अभी सर्कुलर भी आया था, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। तो पोर्टुगल है, सिंगापुर है, यूएई है, इसमें टैक्स जीरो है पर्सनल पे। तो म्यूचुअल फंड का क्यों बेस्ट है, मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये कंट्रीज में मैं काम करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों ओके। करना चाहिए वो तो अलग बात है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज पर्सनल है, ठीक है। आज वो फॉर एन एग्जाम्पल 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, यूएई है, दुबई का कोई एनआरआई है, 1 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उसका टैक्स जीरो है यूएई में। 1 करोड़ वो कमा रहा है, 1 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड मिल रहा है। अब 1 करोड़ के 5 करोड़ जब हो रहा है, वो 5 करोड़ विड्रॉ कर रहा है, तब भी उसका टैक्स जीरो है। मीन्स उसको 5 करोड़ मिल रहा है। मीन्स जब वो अर्न कर रहा है उस पर भी जीरो टैक्स, जब वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर भी जीरो टैक्स। Right. मीन्स विन विन सिचुएशन है। तो इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी है ये कंट्रीज में म्यूचुअल फंड के लिए। ओके। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो करेंसी रिस्क को कैसे हैज करें? सो वेरी गुड क्वेश्चन। जो करेंसी रिस्क रहता है, क्योंकि रुपीस कभी कभी डिवैल्यूएट करेंसी हो जाता है, जैसे डॉलर बढ़ता है, बट बहुत इजी है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो सिस्टम क्या बनाना है। एक तो आपका एसआईपी रेगुलर जा रहा है, डॉलर फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो रेगुलर जा रहा है। Right. तो आज जैसे डॉलर का प्राइस है 88 रुपीज, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, तो 1 लाख यूएस डॉलर को इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको 88 lakhs के म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। Right. उसको यूनिट्स अलॉटेड हो जाते हैं। बट डॉलर फॉर एन एग्जाम्पल आप समझो 100 रुपीज हो गया, तो इन्वेस्टर क्या समझेगा कि उसको लॉस हो रहा है। वो लॉस नहीं है, एक्चुअली बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कैसे, जब 100 रुपीज यूएस डॉलर जाता है और वो 1 लाख यूएस डॉलर फिर से वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड उसके पास आ रहा है। और जब भी डॉलर अप जाता है, तब हमारा एक्सपीरियंस है एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट के बहुत ज़्यादा सेलिंग होता है। तो मार्केट का वैल्यूएशन भी अच्छा होता है, मार्केट में करेक्शन होता है, तो उनको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वो इस तरह से करेंसी को हैज तो कर सकते हैं, पर काफ़ी अच्छा उनका पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है। सर, मेरे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ही ज्ञान का भंडार हमको मिल रहा है तो ज़रूर हम पूछना चाहेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में गिफ्ट सिटी थ्रू और मॉरिशस में जो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। मॉरिशस फंड है, गिफ्ट सिटी फंड है, पर उसमें एक उन्होंने लिमिट रखा है। जैसे मॉरिशस फंड है, उसमें 1 लाख यूएस डॉलर से वो एंट्री ले सकते हैं जो भी एनआरआईज है, जो इंडिया से बाहर है। और गिफ्ट सिटी फंड में लिमिट इन्होंने रखा है 1.5 लाख यूएस डॉलर। बट मैं हमेशा से बोलता हूँ, आपके पास ये मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए कैश रिजर्व चाहिए। तो Okay. ये फंड किसके लिए है, जिसके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, स्टॉक में इन्वेस्टेड है, जिनके पास नेटवर्थ एटलीस्ट 5-7 करोड़ से ऊपर है। तो Okay. अगर वो 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट करेक्शन आ रहा है, तो वो और फंड ऐड कर सकते हैं। बट जिसके पास फंड कम है, उसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये फंड में सीधा 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए।
तो Okay. स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, पर अगर आपके पास कैश रिजर्व है तो इसमें 100% आपको एंट्री लेनी चाहिए। ओके। और दिनेश जी, ये ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? आप कंपेयर करो एकता जी, कुछ भी नहीं है, ये वर्ड सब कुछ बोलते हैं। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो Right. क्या बीच में एक्स्ट्रा? तो इतना सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे आज आप देखो कि 5 बजे उठना कुछ सालों पहले एक चैलेंज था, पर आज आप देखो 5 बजे सब उठ रहे हैं। तो वो आप ऑर्डिनरी हो। अगर आप ऐसा समझते हो कि आप 5 बजे उठ रहे हो और आप सब कुछ अचीव कर लोगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, 5 बजे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 लाख लोग आज 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है? ओके। तो आप ऐसा समझो, आप 4:45 बजे उठो, तो आपने क्या 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया, थोड़ा चैलेंज किया अपने आप को। तो आप पता है आपको क्या होगा, 4:45 बजे उठने वाले 1 लाख में से 90,000 नहीं होंगे, सीधा 50,000 हो जाएंगे। अभी और मैं दे रहा हूँ, 4:45 की बजाय आप 4:30 उठो और 15 मिनट आप जल्दी उठो, तो सीधा 25,000 हो जाएंगे। और Okay. और आप 4 बजे उठना स्टार्ट कर दो, तो जब 1 घंटा आप एक्स्ट्रा देते हो, 1 घंटा आप जल्दी उठते हो, तो आप 1% क्लब में आ जाते हो। तो 1 लाख लोग 5 बजे उठ रहे हैं और 4 बजे सिर्फ 1,000 लोग उठ रहे हैं। तो आप सोचो भीड़ में से कितने अलग हो जाते हो। तो जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है वो इंसान कुछ एक्स्ट्रा बन जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेरी नाइस सर। और आप इस दिवाली पे बिजनेस ओनर्स को क्या एडवाइस देंगे सर? बिजनेस ओनर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एडवाइस ये देना चाहूँगा, लाइफ इतनी इजी नहीं है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इतना लाइफ इजी होता तो सब लोग करोड़पति बन जाते हैं। बट आज दिवाली के दिन मैं आपको ये मेन मैसेज देना चाहूँगा, आप बिजनेस ओनर्स हो, चार्ट पेपर निकालिए, पेन पेपर निकालिए, गोल लिखिए माय डियर फ्रेंड्स। आज आप नहीं लिखोगे, कोई और उस पे गोल लिखेगा। आज आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। इस स्ट्रेटजी को मैं बताना चाहूँगा, सेल्फ लॉस। अगर आपको आगे बढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो क्लाइंट आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको वो क्लाइंट सेगमेंट छोड़ना पड़ेगा। जो फ्रेंड्स आपको नहीं पहुंचने दे रहे हैं, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, आपको फ्रेंड से दूर होना पड़ेगा। आपको फैमिली मेंबर से दूर होना पड़ेगा। आपको नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ये सब माय डियर फ्रेंड्स आपको छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप छोड़ोगे, तो मेरा कमिटमेंट है आपसे, ये चल रहा है दिवाली 2025, आगे 2026 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, जब 29 आएगा, तो मेरा कमिटमेंट है आपके लिए रोज दिवाली होगी माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, सेल्फ लॉस पे काम कीजिए, लग जाइए, टाइम किसी की वेट नहीं कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीजिए। और अगले दिवाली 2026 में हम फिर से मिलेंगे, और कुछ भी क्वेश्चन है आप भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। सब मिलके हम ग्रोथ करते हैं, क्योंकि शुरुआत से एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस ओनर से मैं मोहब्बत करता हूँ। आइए कुछ बड़ा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Wishing you a happy and safe Diwali from Bhojwani family. Wish you happy Diwali.